कोई भी टॉपिक जब हमें व्याकरण में पढ़ते हैं तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। व्याकरण है वो अभ्यास मांगता है। व्याकरण है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। व्याकरण क्या है? पुल्लिंग है। तो व्याकरण अभ्यास मांगता है। अभी हमने 4 टॉपिक पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं जिसका आधार रूप परिवर्तन है। ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिनका रूप लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तित होता ही नहीं, यानी अपरिवर्तित रहता है, या जिसका रूपांतरण नहीं होता, ऐसे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द हैं, इनको हम अवयवी कहते हैं। लेकिन इस अभ्यास प्रश्न के प्रश्न पत्र में 4 टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये देखिए पहला प्रश्न, ईमानदारी से की गई प्रार्थनाएं सभी निरर्थक नहीं जाती। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ प्रार्थनाएं शब्द है वो रेखांकित है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखो 2 उत्तर प्राप्त होते हैं। एक किताब आप देखोगे प्रसिद्ध, उसमें यह है कि प्रार्थना है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि प्रार्थनाएं भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा ही होगा। लेकिन समूह का द्योतक होने के कारण इसमें जातिवाचक उत्तर माना जाएगा, आपको जातिवाचक मानना है। तो प्रार्थनाएं बहुवचन है। बहुवचन रूप में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसा ही देखो दूसरा प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। यौवन, ऊंचाई, चतुराई, भारत। तो इसमें कौन सा होगा? भारत होगा। अन्य में देखो आप, यौवन क्या है? कौन सी संज्ञा है यौवन? भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा, चतुराई भाववाचक संज्ञा। इनमें से हम 2 विकल्पों को प्रत्यय के माध्यम से पहचान सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। वस्तु वह है जो या तो विद्यमान है या जिसके विद्यमान होने की कल्पना की जा सकती है, यानी यथार्थ और काल्पनिक सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, उनके नाम संज्ञा कहलाते हैं। यानी हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसमें हमने बाद में उपभेद भी किए थे कि जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 उपभेद होते हैं, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक अगर विकल्प में नहीं आए तो हमें उत्तर क्या करना है? जातिवाचक संज्ञा करना है। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। लेकिन फिर भी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रत्ययों की। प्रत्ययों में देखो भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसको हम प्रत्यय के माध्यम से पहचान सकते हैं। प्रत्ययों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रत्यय में जैसे ये प्रत्यय है, ता है, त्वय है, आई है, आस है, आपा, आवट, आहट, आटा, इमा, ती, ये सभी प्रत्यय है, ईयत प्रत्यय है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ हम आई प्रत्यय से इनको पहचान लेंगे कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। और यौवन भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भारत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि समूहवाचक संज्ञा है वो किसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा का। तो इसमें देखो भीड़, सेना, समिति, अवस्था। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये अवस्था नहीं है। अवस्था है वो भाववाचक संज्ञा है। अवस्था क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसी भी शब्द के अंत में अगर अवस्था जोड़ देंगे तो वो पूरा शब्द भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे युवावस्था या रुग्णावस्था, वृद्धावस्था। अवस्था शब्द जुड़ जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसमें भीड़, सेना और समिति ये सब के सब है वो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द होता है जिसमें एक नहीं बल्कि वो अनेक का बोध कराए और एक समूह का बोध कराए, तो उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। इस बार प्रश्न है वो है में है। पहले वाला है वो नहीं में था, ये है में है। दरबार, बेईमानी, कामधेनु, ऊन। यहां आपको प्रत्येक के बारे में सोचना है कि दरबार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता,
बल्कि समूह होता है। तो यहां क्या होगा, दरबार हो जाएगी। बेईमानी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसमें ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय है वो 6 प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है। कामधेनु नहीं, व्यक्तिवाचक। कामधेनु जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही हुई है। दूसरा देखो ऊन, तो ऊन है वो द्रव्यवाचक। ऊन क्या है, द्रव्य या पदार्थवाचक। अगर द्रव्यवाचक नहीं है तब क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखो, दरबारी हो जाए तब नहीं होगा। दरबारी है तो समूह थोड़ी होगा। दरबारी तो कोई एक होता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। दरबारी है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा या गुणवाचक विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबद्ध नहीं है, भाववाचक संज्ञा से संबद्ध नहीं है। मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। प्रश्न क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है ये मान लो आप, तो मनाही है और विद्वता है, सोना नहीं है। सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा। खुशी है वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। हंसी भी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। फिर अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें आप देख लो, मिठाई, खटाई, दूध, ठंड, तो क्या हो जाएगा, दूध। बाकी ये तीनों जो हैं वो भाववाचक संज्ञा है, तीनों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आप एक तरीका और भी अपना सकते हो, ठंड भी भाववाचक संज्ञा है, ठंडा गुणवाचक विशेषण है। मिठाई जो है वो इन्होंने इसमें मान ली, ये देखिए आप, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में यहाँ एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, इसको आपको किस में लेना है, जातिवाचक में लेना है, लेकिन द्रव्यवाचक में नहीं लोगे। द्रव्यवाचक में मिठाई जिस द्रव्य से बनी है वो द्रव्य क्या होगा, जैसे चीनी है या घी है या तेल है, वो किस, आटा है वो किस में आएगा, द्रव्यवाचक। और मिठाई है वो किस में आएगी, जातिवाचक। कुछ है वो मिठाई को भाववाचक मानते हैं, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है। आई प्रत्यय का प्रयोग होने पर भी ये शब्द जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बीमारी भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, विदेशी शब्द है, ई प्रत्यय है। बीमार में हम ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बीमारी। ठीक है ना। श्रीमती नहीं है, इसके मिलता जुलता शब्द कौन सा है जिसमें मात्राएं एक सी होती हैं, बीमारी और श्रीमती एक ही होती हैं, ये दोनों। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक नहीं होती। श्रीमती है वो गुणवाचक विशेषण है, जैसे श्रीमान और श्रीमती ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, जबकि बीमारी है वो है भाववाचक संज्ञा। लेकिन लिखने में दोनों में मात्राएं इसी प्रकार से आती हैं। अगला देखो, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, यहां पशु शब्द को रेखांकित कर रहे हैं, यह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पशु, पक्षी, पेड़, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, महासागर, देश, राष्ट्र, राज्य, जिला, गांव, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट देखो, सभा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा, तो ये किसका माना जाएगा, समूहवाचक। सभा, समिति, संगोष्ठी, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ज्यादा ज्ञान भी नहीं लगाना है बाद में। कुछ है ना वो सभा को भाववाचक मान करके ऐसा करते हैं तो वो परीक्षा में सही नहीं मानेंगे। फिर अगला देखो, पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद है, रेखांकित किसने, तो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सभी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते, कौन और क्या और इनसे बनने वाले शब्द होते हैं। जैसे कौन है, उसने, किसने, किसको, किससे, ये किस शब्द में जो भी उसमें उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ेगा, कारक जुड़ेगा, वो सब के सब है वो इसमें आएंगे, ये ध्यान करें, कौन सा भी होगा।
अगला देखो, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित शब्द है। कोई और कुछ, ये सीधा प्रश्न पूछते हैं। कोई और कुछ है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम में आपको बताया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। इनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने। तो यहाँ उदाहरण पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो गया? कोई और कुछ। क्या और कहाँ, ये कहाँ है वो सर्वनाम में काउंट नहीं करना है। क्या है वो प्रश्नवाचक है। यह और वह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। कौन और कैसे, इसमें से कौन है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे नहीं है। कहाँ और कैसे हैं ये क्रिया विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये रहा, ये निजवाचक सर्वनाम है। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यहां जो और वह, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंध हो गया, संबंधवाचक के सर्वनाम। फिर देखो, मेरे साथ कौन चलेगा, कौन है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपको कोई बुला रहा है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक को प्रथम पुरुषवाचक भी कहते हैं। तो यहाँ वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, ये जो भी हैं, वो तो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जो श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है वक्ता, वो कौन से होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। तू, तुम, या इससे बनने वाले शब्द जैसे तेरा है, तुम्हारा है, आप है, ये सारे के सारे आएंगे। इसमें तू शब्द है वो, जैसे कल कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, तो तू है वो आत्मबोधक है, और तू है वो अपमान सूचक भी है। अगर हम बड़े आदमी को तू कह देते हैं तो वो अपमान का अर्थ दे देता है। वरना तू है वो क्या है? जैसे माँ है, उसको हम क्या कहते हैं? तू का प्रयोग करते हैं ना, दादी के लिए तू का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ घरों में, और आजकल जो एक परंपरा चली हुई है, मम्मी जी, और उनको आप कहना, तो ये दूरी बढ़ाता है। माँ और मम्मी है, उसमें तो तू शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आजकल जो पढ़ी लिखे हैं वो भी अपने लिए थे का प्रयोग, या तो कोई कहता नहीं, उनको आदर सूचक शब्द का प्रयोग करवाती हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा क्या आपने? घरों में नहीं देखा क्या? छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो भी थे कहता है मम्मी को। ये ठीक नहीं है। माँ के लिए तू शब्द ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये आत्मीयता सूचक है, इसमें आत्मीयता होती है। तो या मैंने गलत कहा है? ऐसा आपने देखा नहीं क्या? थे का प्रयोग करते हैं मम्मी के लिए। बहू करे सास के लिए, वो वहाँ तो चलेगा, ठीक है ना। ये अंतर भी देखो, दोनों में अंतर बना रहेगा ना। बेटी है वो माँ को तू कहेगी, और बहू है वो सास को आप कहेगी। थे या आप कहेगी ने, ये अंतर मिटेगा ना, उस दिन दोनों में अंतर मिटेगा, तब तक नहीं मिटेगा, ये देख लेना। तो निम्न में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम, ये रहा। प्रदर्शनी देखने जाएंगे, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक, उन्हें अन्य पुरुषवाचक, और निशा यानी कोई भी संज्ञा है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होती है। या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो वो नहीं होता, लेकिन उसके स्थान पर अगर कोई शब्द आएगा तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये कौन होगा? कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, सो ऐसा कुछ नहीं है, और कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक है। जो तथा जो से बनने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो से बनने वाले शब्द हैं जिसने, जिसको, जिससे, ये सारे हैं वो किस में आएंगे? प्रश्नवाचक के सर्वनाम में न आकर के किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसे तुम जानते हो उसे मैं नहीं जानता,
तो जिसे और उसे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक के सर्वनाम। फिर अगला देखो आप, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो यहां देखो आप ही, तो ये क्या बन जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगर ये वह रेखांकित होता तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तब ये क्या हो जाता, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप ही, ये आप है, वो 3 प्रकार का सर्वनाम है, 2 में तो पुरुषवाचक में आएगा। जैसे आपका अर्थ यू है या तुम है, ये मान लो आप, ठीक है ना, तब तो वह मध्यम पुरुषवाचक है। और अगर एक वाक्य पहले देख करके, जैसे नेहरू जी नेता थे, आप लेखक भी थे, यहां जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो नेहरू जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस तरह का जो वाक्य है ना, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप लिख लूंगा, ये आपका अर्थ अगर स्वयं होता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। मूल रूप से ये निजवाचक सर्वनाम ही माना गया है आप, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में तो इसको बाद में लिया गया है आदरार्थ, यानी आदर सूचक शब्द के रूप में। और आप है वो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, क्रिया हमेशा बहुवचन की प्रयुक्त होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन का रूप होगा, अपादान कारक में बहुवचन का रूप अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको एक ध्यान रखना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और अपादान कारक है तो से आ जाएगा, और बहुवचन है जिसमें से आता है वो एक वचन और न आता है वो बहुवचन। तो इसमें देखिए आप किसी से, किन से, किन्हीं से, किन से शब्द वो गलत है, किन को शब्द गलत है, बल्कि कौन सा होगा, किन्हीं से, ये किसी से नहीं होगा, ये एक वचन है। से यानी जकम से आ जाए वो तो क्या है, एक वचन, और न आ जाए वो क्या है, बहुवचन। जैसे उस क्या आया से, तो ये एक वचन है, और उन है वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन और बहुवचन। फिर अगला देखो, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। तो इसमें आप देखिए हम को रेखांकित कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर ताजमहल रेखांकित होता तो ये सर्वनाम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा। और यहां उसे होता तो हम उसे देखने जाएंगे, तब भी ये सर्वनाम होता, अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक की सर्वनाम। और उसे में कारक कौन सा होता, से में किसकी मात्रा आ गई, ए की मात्रा आ गई ने, तो ये कर्म कारक का उदाहरण होता। अगला प्रश्न देखो, उनके घर आज कथा हो रही है, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? उनके घर आज कथा हो रही है, इसमें आप देख रहे हो कि आज है वो भी वो क्रिया विशेषण है, वो इसमें है नहीं, कथा है वो भी सर्वनाम नहीं है, घर भी सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम शब्द यहां पर एक ही है, उनके घर। और यहां देखो आप इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हो ना, उनके घर आज कथा हो रही है, या उनके को अलग पढ़ोगे या घर को अलग पढ़ोगे, अलग अलग नहीं पढ़ोगे ना, एक साथ पढ़ते हैं, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यहां पुरुषवाचक सर्वनाम है, वही सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो ये देखिए आप, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक देखो उनका, और ये जो संबंधवाचक हो गया, संबंधवाचक का मतलब है संबंध कारक से मतलब है, यहां ये ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पहले तो ये बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित कर देते हैं, यानी उसकी व्यापकता को लिमिटेड कर देते हैं, ऐसे शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। 5 भेद है वो कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा क्या नाम है? संकेतवाचक विशेषण। तो यहां आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो सार्वनामिक विशेषण की पहली विशेषता है कि वो शब्द सर्वनाम होने चाहिए।
दूसरी विशेषता है कि वो संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये यहां आप देख रहे हो, ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, मैंने 2 किलो संतरे खा लिए, जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, 2 दर्जन केले 20 रुपए के हैं। प्रश्न क्या पूछा है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। हाँ, तो कौन सा होगा? ये सर्वनाम है और इसके बाद में संज्ञा आ गई। तो जैसे यानी जो मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, तो ये सर्वनाम होगा। और घड़ी शब्द है वो संज्ञा है। संज्ञा से जस्ट पहले किसका प्रयोग हो गया? जो को। और जो है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ ये संबंधवाचक सर्वनाम है, वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। बाकी देखो, सैकड़ों है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाची। और 2 किलो है वो निश्चित परिमाणवाची। और 2 दर्जन ये भी क्या होगा? संख्यावाची। हालांकि केले आया लेकिन ये गिनती का काम है, 2 दर्जन। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण में कौन सा प्रकार है? समुच्चय सूचक। उसमें भी कौन सा है? समुच्चय सूचक। फिर अगला देखो, वह ढेर सारा मक्खन खा गया, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? वह ढेर सारा मक्खन खा गया। हाँ, तो किस विशेषण से संबंधित है? ढेर सारा और ये मक्खन। तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण है, उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित है उसमें तो 2 किलो 5 मीटर 10 क्विंटल 5 कोस 5 किलोमीटर, यानी निश्चित ये है। और अनिश्चित है उसमें कुछ, कम, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, ढेर सारा, ये सब इसमें आएगा। ये किस में आएगा? अनिश्चित में। ऐसे ही संख्यावाची विशेषण है, उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित है उसमें कई प्रकार करते हैं, हम 5 प्रकार करते हैं। ये तो पूरा पढ़ने पर पता चलेगा आपको, क्योंकि पूरा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके हमने 5 उपभेद भी माने, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें आवर्ती सूचक कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाची में आवर्ती सूचक का उदाहरण बताओ आप। आवर्ती सूचक उसमें 2 के या तो बार लगेगा या फिर दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये होगा, ये आवर्ती सूचक है। और समुदाय सूचक है, जैसे दोनों, तीनों, हजारों, ये क्या हो गया? हाँ, ये समुदाय सूचक हो गया। और इसमें गणनावाचक है 2, 4, 5, 1000, ये गणनावाचक है। और क्रमवाचक कौन से हैं? प्रथम, द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, ये कौन सा है? ये क्रमवाचक होगा। तो ये 5 भेद आपको बताए थे। नेक्स्ट देखो, पर्वतीय शब्द कौन सा विशेषण है? आप ऐसे शब्द को पहचानना सीखें जिनमें प्रत्यय हो। तो यहां पर्वतीय है, इसमें प्रत्यय देखो, प्रत्यय सीधा ही छट गया ना। हाँ, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गया ना। अब ये प्रत्यय हो गया, तो ये प्रत्यय किस में आता है? विशेषण में। किस में आता है? विशेषण में आता है। और कौन सा विशेषण? गुणवाचक। तो ये गुणवाचक विशेषण है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें आपको संज्ञा पहचाननी है। संज्ञा को पहचानिए। आसमानी रंग, इसका मतलब ये संज्ञा नहीं है, विशेषण है। नियमित कक्षाएं, विशेषण है। पाश्चात्य संस्कृति, विशेषण है। अनुशासन, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि प्रत्यय जो है उनमें अन प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे गमन, चलन, पठन, रमण, ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। रमण अगर एक लड़के का नाम है, उस रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे रमण 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तब क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन उसको हम ज्यादातर है वो रमन ही कहते हैं, रमण नहीं कहते। और रमन शब्द है वो शुद्ध नहीं है, बल्कि रमण ही होता है, ण होगा, क्योंकि इसमें रे आ गया। ये सब बातें हैं वो हमें अब डीपली व्याकरण पढ़ने से ही ज्ञात होती हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, मजहब है वो धर्म हो गया। मजहब किसको कहते हैं? मजहब वो विदेशी शब्द है। धर्म, रिलीजन,
तो ये आपको निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब या धर्म है वो क्या है बताइए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, किन में से? संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा है? सीधा उत्तर आपको सीधा बता रखा है कि आप सीधा है धर्म। अगर कोई कह दे भाई धर्म है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, तो आप प्रश्न करोगे रंग कैसा होता है? बताओ धर्म का रंग कैसा होता है? नहीं होता ना, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। धर्म और कर्म ये भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए नैतिक इक प्रत्यय आ गया, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। पीड़ा है वो भाववाचक संज्ञा है, और अज्ञान है वो भी भाववाचक संज्ञा है। तो यहां क्या होगा? नैतिक। आप एक चीज से भी ये प्रश्न कर सकते थे अगर आपको प्रत्यय याद हो तो, कि गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। तो इक प्रत्यय है वो जहां भी लगेगा शब्द क्या बनेगा? गुणवाचक विशेषण। इक है, इत है, आलू है, इसके अलावा वान, मान, तय प्रत्यय, ये गुणवाचक विशेषण के प्रत्यय होते हैं। ईये प्रत्यय है, किये प्रत्यय है, ईला प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, ये आपको रटने हैं, याद करने हैं। 25वां प्रश्न देखो, निम्न में से विशेषण शब्द है, निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द आपको बताना है। विशेषण शब्दों में देखिए सबसे पहले यह भी देखना है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण बताओ किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद हमने लिए ही थे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। कुल 5 होते हैं, वैसे कितने हैं? 4 ही हैं। तो इसमें देखो निम्न में से विशेषण शब्द है। लड़कपन आसानी से बता सकते हो आप। देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत इजी टॉपिक है, यानी प्रत्यय याद करने से आप आसानी से ये टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हैं। इसमें इनमें से प्रश्न कर सकते हैं। और आपको बताई थी मैंने कि ये 9 टॉपिक है। 5 तो अव्यय के भेद और 4 विकारी शब्दों के भेद। 9 में से 3 बातें रटनी है, जिनमें पहली बात है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय। दूसरा रटना है गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय। और तीसरा रटना है, तीसरा क्या रखना है? समुच्चय सूचक अव्यय, यानी योजक कौन कौन से होते हैं। 3 चीजें जो रट लेता है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। आपको कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि ये जो है ना कि हम परीक्षा में बिल्कुल नहीं रटते, ये थ्योरी ठीक नहीं है। कुछ बातें हैं वो हमें रटनी भी पड़ती हैं। रटा ऐसे ही थोड़ी जाता है, रटने में जोर नहीं आता क्या भाई? अपन क्या है कि जैसे भाई लड़कियां हैं, उसको कह दे कि भाई इस 5 पन्ने रटने हैं और एक तरफ कह दे कि 10 रोटियां बनानी है, तो कौन सा काम आप करना पसंद करोगी? कि 10 रोटी बना दे श्याम, है कि नहीं है? इसका मतलब इसमें जोर आता है। छोटा बच्चा है ना, उसको कह देने तेरे को ये 2 लाइन याद करनी है, और उसकी बजाय उसे चाहे आप 1 किलोमीटर दुकान पर भेज दो चीनी लाने के लिए, वो दुकान पर जाना पसंद करता है। तो रटना है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। रटना अपने आप में एक योग्यता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ है ने वो अंधानुकरण या अंधाधुंध रटते हैं, तब परीक्षा में उनका रिजल्ट नहीं आता। और कुछ है ना वो जचा करके या फिर विवेकपूर्ण ढंग से धैर्य के साथ रटते हैं, उसका आपको आउटपुट परीक्षा में जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए आप निम्न में से विशेषण शब्द है। लड़कपन आ गया, अब पन आ गया, इसका मतलब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा देखो तो ता आ गया, ता किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। और ये घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट, ये भी किस में आता है? तो अपने आप उत्तर बचा या नहीं बचा? मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि मेरी थ्योरी जो है ना वो ये है कि आपको 4 में से 3 जरूर आएंगे, और 3 आएंगे तब चौथा आपको करना है। 3 जरूर आएंगे और चौथा आप देख लो, चाहिए आप ये प्रश्न पूछा हुआ है, मान लीजिए हमें पता भी नहीं है तो 3 का पता आपको आसानी से लग गया है। और एक आपको खालिस्तान तरीका बताया हुआ है ही कि बात में खालिस्तान लगा के भर ले, सुसंगत। अगर वो दोनों शब्द है वो जोड़े के रूप में फिट बैठते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे उचित कार्य,
तो उचित है वो कार्य की विशेषता बताता है, या उचित स्थान, स्थान की विशेषता बताता है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला देखो, निम्न में से विशेषण युक्त शब्द बताइए। विशेषण युक्त शब्द, क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। थोड़ा सा टिपिकल है। चलो उत्तर बताओ। आप तो बता ही सकते हो, सामने बैठे हो। बताओ कौन सा होगा उत्तर, कौन सा उत्तर होगा? क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। इसमें भी एक क्लू है, मैंने आपको बताया भी था। एक ही क्लू से प्रश्न हो रहा है। ये जो 4 शब्द हैं उनमें एक में प्रत्यय है। ये प्रत्यय मैंने 2 प्रकार के बताए थे आपको। एक तो वो ये प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का है, जिसमें पहली यानी प्रारंभिक मात्रा है वो बदल जाती है, आ की हो जाती है। इसमें हुई नहीं हुई, ने क्षम्य नहीं हुआ, क्षम्य रहा। इसका मतलब है ये धातु में यानी मूल क्रिया में जुड़ा है, और क्रिया में जुड़ा है तब ये विशेषण है। 2 भेद आपको बताए थे ये प्रत्यय के। और ये प्रत्यय में एक तो जैसे सौंदर्य या चातुर्य, इनमें भी ये आया है, या विश्वैक्य ये आया है, ठीक है ना। तो जब ये में मात्रा बदल जाती है पहली, तब तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। और अगर मात्रा नहीं बदलती, मात्रा वही रहती है, इसका मतलब वो है गुणवाचक विशेषण। तो ये देखिए आप है क्षम्य, जैसे क्षम्य अपराध, ऐसा अपराध जिसे क्षमा किया जा सकता है। फिर अगला देखो आप, स्त्री शब्द का विशेषण है। यहां थोड़ा सा आपको शब्द ज्ञान भी होना चाहिए, सारे काम नियमों से नहीं होते। ये देखिए आप है स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री का स्त्री तो हो नहीं सकता। अच्छा, अच्छी, बुरी, सुंदर ये इसमें दे नहीं रखा है, वरना तो सरल प्रश्न हो जाता। यहां आपको एक ध्यान रखना है कि ये कोई शब्द नहीं होता, ये दोनों एक से ही आ गए। ये मात्रा छोटी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो आप, स्त्रीण, स्त्रीण किसको कहते हैं? वह पुरुष जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा होता है। आपने कई पुरुष नहीं देखे क्या? चूल्हे कन बैठनिया, लुगाया में बैठ के बात करनिया, ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको स्त्रीण कहते हैं। आजकल हालांकि लगभग ही स्त्रीण है, आजकल तो लगभग ही स्त्रीण है, और होना भी पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए भाई, 2 तो घर में 2 बेटी और पत्नी रहते हैं और एक खुद रहता है, तो वो बैठेगा कहाँ? ये संयुक्त फैमिली में चला हुआ शब्द है। तो हम कहते भी हैं, आज भी परंपरा कायम है। अपन जैसे कोई मर जाता है, कोई और है, वहां जाते हैं तो स्त्रियां अपने टोले में जाएंगी, अपनी टोली में जाएंगी ने, और पुरुष है वो अपनी टोली में जाएंगे। आज भी ये परंपरा है। आज भी जो है वो लगभग जब समूह की बात आती है तो है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी सोसाइटी है या बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये अंतर है वो समाप्त हो गया है। नौकरी में भी ये अंतर है वो समाप्त है, लेकिन बहन जी ने अब तक कायम कर रखा है। उसमें आपको ये पता है कि विद्यालय में महिलाओं के लिए स्टाफ रूम अलग होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। तो ये थोड़ा बहुत फर्क तो है, तभी तो चल रहा है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं स्त्रीण, स्त्रीण है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे मुझे एक स्त्रीण व्यक्ति मिला, स्त्रीण का मतलब स्त्रियों के स्वभाव जैसा। स्त्री स्वभाव जैसे जब बात को नहीं करेंगे, स्त्री भाई महिला है वो बात नहीं करती है क्या, ऐसे बीच में ठेका लगा लगा के। और आपने कहीं नहीं देखा, धारा प्रवाह बोलती है गाँव में। जैसे भाई चुगली खाना, ठीक है ना। तो आवाज बदलना, धीरे बोलना, चुगली करे ना जोरू बोल रहा है या धीरे, अपन बेरो नियमों को, लेकिन अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो चीजें हैं वो ध्यान में। स्त्रियों, नहीं यूं, ये देखिए आप स्त्रियों का बहुवचन देखिए आप, 2 बहुवचन बनेंगे, एक तो स्त्रियों और एक बनेगा स्त्रियां। ये ऋजु रूप है, ये तिर्यक रूप है। देखो दोनों में कितना अंतर है।
अच्छा प्रश्न है वैसे। आजकल परीक्षा में ये या तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखोगे स्त्रियां और स्त्रियों दोनों ही बहुवचन है, लेकिन दोनों में प्रयोग करने में अंतर है। ये ऋजु रूप कैसे कि आप अगर किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग करोगे तो इसके साथ में आप कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो बताओ। स्त्रियां हंस रही हैं, यहां स्त्रियां में ने या को नहीं लग सकता, स्त्रियां के बाद में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ सकता, और यह बिना कारक चिन्ह के प्रयुक्त नहीं हो सकता। स्त्रियों, जैसे स्त्रियों ने कहा, यहां ने लगाना पड़ेगा आपको, बिना कारक चिन्ह के आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यह कौन सा रूप है? यह तिर्यक रूप है, और यह बहुवचन का कौन सा रूप है? ऋजु रूप है। पढ़ने को बहुत कुछ है, जैसे हमें लिंग वचन इनमें ये मानते हैं भाई पढ़ने के लिए है ही क्या, लेकिन इनमें भी बहुत है। बहुवचन के ये दो रूप होते हैं, किसी किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। और प्रश्न कैसे पूछा हुआ है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बिना विभक्ति के ही बहुवचन बन जाता है। तो ऐसा जो शब्द है वो आया हुआ है आपके प्रश्न, और वो बालक है। ऐसा शब्द है वो क्या है? बालक है। बालक का प्रयोग आप एक वचन में भी कर सकते हो और बिना विभक्ति चिन्ह लगाए, जैसे यो या या, ये लगाए बिना ही आप इसका बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आया हुआ है। इस पर काफी बहस हुई थी। ये जो है ना वो R-TET में पूछा था एक बार प्रश्न, आप पहले के पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा ही। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पेपर में ये एक ही प्रश्न स्त्रीय था हिंदी में, और वो लगभग का गलत हुआ था। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्रियों और स्त्रियां, चलो बीच में आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। कुछ है वो अगले प्रश्न का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी काम की चीज थी। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। या रेखांकित पद है वो अत्यंत है, तो ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने कौन सा विशेषण कहा? कामता प्रसाद गुरु ने क्या नाम दिया? अंतर विशेषण। क्या नाम दिया? अंतर विशेषण। अंतर विशेषण। सारी बातें अगर आपको इससे चाहिए तो या तो आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा या आपको पूरा YouTube चैनल देखना पड़ेगा। एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी व्याकरण के लिए। उसमें आपको बार बार जब आप देखोगे तो आपके ये टॉपिक है वो क्लियर हो सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण, अविशेषण। तो अविशेषण तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि ये क्या होगा? प्रविशेषण। अगर विशेषण की भी विशेषता बताया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रविशेषण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये रिपीट हो गया प्रश्न। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लेकिन प्रश्न ही रिपीट हुआ है, इसकी भाषा है वो चेंज है और उत्तर दूसरा है। इसमें क्या पूछा है? वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखो, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसमें कौन सा होगा? सुंदर होगा, अत्यंत नहीं होगा। ये प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न है वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो यहां अत्यंत है वो तो है प्रविशेषण, और सुंदर है वो क्या है? विशेषण है। अत्यंत है वो अर्चना की विशेषता नहीं बताता, सुंदर शब्द बताता है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। मोटा, मूक, दरिद्र, चौथा, कौन सा नहीं होगा? चौथा नहीं होगा। चौथा है वो क्या है? कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक में कौन सा है? क्रमवाचक। दो प्रकार की डिजिट होती है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये ऑर्डिनल डिजिट है, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला। तो ये कौन सा होगा? ये गणनावाचक नहीं है, बल्कि क्रमवाचक है। यानी क्रमवाचक के निश्चित क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण। क्रमवाचक निश्चित विशेषण। गुणवाचक का भेद है। गुणवाचक के भेद ये 3 है, गुणवाचक के भेद अलग है। इसमें आप खालिस्तान सिस्टम अपनाएं। ये देख लो आप, मोटा आदमी, मूक आदमी, दरिद्र आदमी, बिल्कुल जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब ये विशेषण है।
थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। चमकीला गुणवाचक विशेषण है। अधिक सुगंधित है, इसमें इत प्रत्यय आ गए ना, ये गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन है, ये भी ईन प्रत्यय आ गए ना, गुणवाचक विशेषण है। अधिक है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित है, ये संख्यावाचक विशेषण भी हो सकता है। इसका पता हमें प्रयोग करने पर ही लगता है, ठीक है ना। जैसे अधिक दूध से भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, यहां अधिक शब्द क्या है? परिमाणवाचक। अधिक के बाद में दूध आ गया, ठीक है ना। दूसरा है कि अधिक लड़कों के साथ पढ़ने से कम समझ में आता है, तो यहां अधिक के बाद में लड़कों आया, यह अनिश्चित संख्यावाचक। यह आपको दोनों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, कई लोग आए थे, ये कई आपको बताया नहीं था इसलिए मैंने ये उदाहरण जानबूझ कर लिया है। ये देखिए आप, कई है और कोई, दोनों में अंतर है। कई का मतलब अनेक है, तो उसमें आप लिख लीजिए कई। कई है वो आपको लिखाया नहीं है, अनिश्चित संख्यावाची में। यह अनिश्चित संख्यावाची में होगा, अनिश्चित परिमाणवाची में नहीं होगा। अनिश्चित संख्यावाची में होगा ये कई। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? तो गणनावाचक, क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। कई का मतलब अनेक है। एक कोई होता है, कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोनों में अंतर हो गया। कई पूछा हुआ है और इसमें ज्यादातर हम पढ़ने में भी गलती करते हैं। कई न पढ़ करके उसको क्या पढ़ लेते हैं? कोई, और उत्तर चेंज हो जाता है। और वो इतने शातिर होते हैं कि वो पहला विकल्प वो ही देते हैं कि जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पहला उत्तर क्या दे देंगे? अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का प्रकार नहीं है। संख्यावाचक विशेषण का प्रकार नहीं है। प्रत्येक बोधक, आवर्तीवाचक, कर्मवाचक, सार्वनामिक। तो ये सार्वनामिक नहीं, क्योंकि सार्वनामिक है वो अलग विशेषण का प्रकार है। प्रत्येक बोधक है वो मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि ये ज्यादातर वैसे पूछते नहीं है। लेकिन प्रत्येक बोधक में प्रत्येक आएगा या उसका अर्थ देने वाला शब्द, उसको भी प्रत्येक बोधक कहते हैं। इसमें ज्यादातर दो ही शब्द लेते हैं, एक तो प्रत्येक को लेते हैं, एक हर एक या हर कोई। हर कोई, हर आना चाहिए उसमें, उसको ही प्रत्येकवाचक कहते हैं। ये हमने विभागवाचक सर्वनाम में ले लिया था। विभागवाचक भी इसको कहते हैं। तो ये प्रत्येकवाचक है वो गणनावाचक में आएगा। प्रत्येकवाचक किसमें आएगा? गणनावाचक में। और गणनावाचक है वो किसका भेद है? निश्चित संख्यावाचक। ये विशेषण और सर्वनाम दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रत्येक लड़के ने अपना कार्य कर लिया था, हो गया ना। या तो लड़के से पहले प्रत्येक शब्द आ गया तो ये विशेषण है, ये ठीक है ना। और ये जो है ना, प्रत्येक ने अपना कार्य कर लिया था, तब ये क्या बन जाता है? सर्वनाम। वो विभागवाचक सर्वनाम है। वो कौन सा है? विभागवाचक सर्वनाम। उसको विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर अगला देखो, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। कुछ, कैसा, गरीब, सफेद। तो कौन सा होगा? कुछ होगा। और कुछ है वो अनिश्चित है। संख्यावाचक में भी कौन सा है? अनिश्चित है। कैसा है वो क्रिया विशेषण है। गरीब है वो विशेषण है गुणवाचक, और सफेद भी गुणवाचक के विशेषण है। प्रत्येक विकल्प के बारे में भी हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अब पूर्वापर आने से हम थोड़े से जो है ना वो कंफ्यूज हो गए, वरना तो सीधा ये संज्ञा के बदले आता है। तो वही बात है, उसे सर्वनाम कहते हैं। पूर्वापर शब्द भी मैंने आपको लिखवाया था, पूर्व जोड़ अपर। तो पूर्व का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना वो पूर्वापर जो भी शब्द आया पहले आया है, उसके बाद में उसके स्थान पर हम उसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह नियमित रूप से कक्षा में आता है। यहां वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? राम के लिए, और राम पहले आ गए। ये पूर्वापर संबंध है। पूर्वापर संबंध है वो केवल होच पोच करने के लिए ही होता है प्रश्न में। बाकी ये है कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर
जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहां देखो इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है। अब हमें विशेषण से कहां पहुंच गए, क्रिया में पहुंच गए। तो क्रिया में आपको बताया था जिन शब्दों में कार्य का होना पाया जाए या ऐसे शब्द जो कार्य का विधान करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मुख्य रूप से कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके अलावा रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर भी इसके दो भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक होते हैं। तो इसमें यौगिक क्रिया है, उसके जो चार भेद हैं उनमें से प्रेरणार्थ क्रिया है। यौगिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से हम चार भेद मान लेते हैं। उनमें हम संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है, नाम धातु है। इन चार को खास लेते हैं। तो ये देखिए, प्रेरणार्थ क्रिया जिसमें स्वयं कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरित करने वाली क्रिया है उठना, उड़ना, दिलाना, चलोना। हाँ, तो ये क्या है, दिलाना। चलोना ये आग्रह का है। इसमें जैसे तुम मेरे साथ चलो ना, तो ये जो है वो दिलाना, जिसमें बीच में आ गया ना। अब ये आप इसमें ये बताओ कि ये प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया है या द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया है। जैसे मां ने बच्चे को खिलौना दिलाया, यहां दिलाया, और दिलवाया होता तब क्या होता, द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर ये दिलाना ऐसा कैसा प्रयुक्त हो जाए तो फिर इसमें प्रेरणार्थ क्रिया नहीं होती है। कि मैं तेरे साथ मेले में चलूंगा लेकिन मुझे खिलौना दिलाना, ये देखिए आप। तो ये दिलाना है वो क्रिया ही है। ये अकर्मक सकर्मक की में उसी में काउंट होगी, सकर्मक इसमें नहीं आएगी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु। मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, या फिर उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। धातु या रूढ़ क्रिया यानी मूल क्रिया। मूल क्रिया को ही हम धातु कहते हैं, क्योंकि धातु है वो सब में होता है, वस्तुएं तो फिर बन जाती हैं। तो जैसे कोई भी एक मूल धातु हमने ले लिया, जैसे चल ले लिया, तो चल से अनेक क्रियाएं बनेंगी, और चल है वो सब में धातु के रूप में पाया जाएगा। जैसे चलना, चल कर, चलेंगे, लेकिन सब में क्या आया, चल। तो चल है वो क्या है, नाम धातु। नहीं, चल है वो धातु। नाम धातु अलग बात है, आगे बात करेंगे नाम धातु की, प्रश्नों में आएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो सोना वो क्या है, अकर्मक, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं में हम अगर 7 क्रियाएं ध्यान में रख लेते हैं तो भी परीक्षा में प्रश्न करने में सफल हो सकते हैं, जिनमें सोना भी है। सोना है, रोना है, जमना है, उड़ना है, दौड़ना है, जाना है। इसके अलावा इससे संबंधित जो है पशु पक्षियों वाली, जैसे भौंकना है, ये जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक होती हैं। चहकना भी क्या है, अकर्मक है। यही प्रश्न ज्यादातर पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया छांटनी है, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो ये कौन सी क्रिया होगी, लिखना होगी। अब मुस्कुराना मैंने आपको लिखवाया नहीं है, आप देख लो चाहिए अपना रजिस्टर, मैंने मुस्कुराना नहीं लिखवाया है। लेकिन एक कैटेगरी वाले या पर्याय अर्थ वाले शब्द या तो अकर्मक की होंगे या सकर्मक की होंगे, अगर हम उसका अर्थ जानते हैं तो। देखो, चलना को लो आप, तो चलना, जाना, फिरना, घूमना, टहलना, ये एक जैसे ही तो है। और थोड़ा जोरों चाल या तेज गति से चले उसको हम दौड़ना कहते हैं, तो दौड़ना भी उसमें आएगा। यानी कैटेगरी तो वही है एक। इसको हम सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि अगर रोना अकर्मक क्रिया है तो बाहर गाड़ना भी क्या है, अकर्मक ही रहो। इसलिए मुस्कुराना अकर्मक है तो हंसना भी क्या है, अकर्मक है। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, हंसने वाले कैटेगरी में आ गया। तो यहां ये उत्तर हो जाएगा कौन सा, लिखना। और सोना, चलना, ये तीनों क्या है, अकर्मक क्रियाएं, ये सकर्मक नहीं है, इनको कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ आप, तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। ये हथियाना है वो हाथ से बना है। ये क्या हो गई, नाम धातु। ये अच्छा प्रश्न है, ये नाम धातु है।
अब आपको पता चल गया है कि हाथ है वो संज्ञा है। हाथ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। आपने कैसे बता दिया जातिवाचक? हाँ, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। और संज्ञा से बनने वाला, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीन से बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या होंगे? वो नाम धातु होंगे, क्रिया से नहीं बनता है। तो यहां ये क्या हुआ? नाम धातु क्रिया। 60 से 60 आना भी क्या है? नाम धातु क्रिया। ये पक्की बात है कि अगर आपने पूरा रजिस्टर पढ़ लिया है या आप ये नोट्स पढ़ लेते हो पूरे बार बार, तो आपको अधिकतर प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 2-4 प्रश्नों की मैं नहीं कह सकता, बाकी लगभग प्रश्न है वो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे, चाहे वो डिटो उस नोट्स में या फिर उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न के उत्तर तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब तो बहुत ही काम आसान कर दिया है, क्योंकि एक तो ऐप का नाम बदल करके और जीएस हिंदी क्लासेज है उसके साथ साथ में पैरेलल नाम नहीं बदला है, वो मेरे नाम से ही कर दिया, घनश्याम पारिक सर। आप सब ने डाउनलोड कर लिया क्या उसको? उस पर नई नई सामग्री आई। हाँ, उस पर जो है ना वो एक तो 21 रुपये में ही पूरे नोट्स हैं व्याकरण के, 21 रुपये में पूरे नोट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो उसमें सुविधा रहती है पढ़ने में कि आप उनको बार बार पढ़ते हो तो वो अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, ये दौड़ा है, वो दौड़ना क्या है? आकर्मक क्रिया है। मैं रुक गया, खुद ही रुक गयो, तो आकर्मक है। रुकना भी क्या है? आकर्मक है। और यहां संयुक्त क्रिया भी है, रुक गया है वो संयुक्त क्रिया भी है। रुक जाना, मूल रूप इसका क्या होगा? रुक जाना। जानना से गया बना है, जानना से क्या बना? गया बना। उसने कार बेच दी। अब आपने मान लीजिए नोट्स पढ़े और उसमें ये बेचना है वो मैंने तो लिखवाया नहीं, आपको नहीं लिखवाया नहीं। अब आपको यहां अपना दिमाग है वो थोड़ा काम में लेना है। हमेशा याद रखो कि पर्याय उसी श्रेणी में आएगा तो विलोम भी उसी श्रेणी में आएगा। विलोम भी किस में आएगा? उसी श्रेणी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां खरीदना आपको लिखवाया हुआ है कि खरीदना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। तो बेचना भी क्या है? सकर्मक है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, उसने कार बेच दी। और खिलौना टूट गया, टूटना अकर्मक है, तोड़ना सकर्मक है। जैसे बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, ये क्या होगी? सकर्मक। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? ये वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर क्रिया के दो भेद और होते हैं स्थान के आधार पर, एक तो समापिका और एक असमापिका। समापिका क्रिया वो होती है जो जिससे वाक्य समाप्त होता है, जो क्रिया वाक्य या उपवाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है वो क्या है? समापिका। और जो बीच में प्रयुक्त होती है वो क्या है? असमापिका। तो यहाँ असमापिका क्रिया का एक भेद है, वो पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक है, उसमें सीधा ही आपको बताया था कि कर आएगा। क्या आएगा? कर। वह नहाया और मंदिर गया, वह नहाने के बाद मंदिर गया, वह नहाकर मंदिर गया, ये क्रिया है। अब आप यहां नहाने के बाद, दोनों का अर्थ तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कर वाला, ये पूर्वकालिक क्रिया हो, क्योंकि दोनों का एक शब्द बनना चाहिए, कृदंत बनना चाहिए। के बाद है ना, ये तो हम संबंध सूचक जो अव्यय है उसमें पढ़ते हैं, या अव्यय में आएगा, यहां इसमें नहीं आएगा। वह तालाब में नहाने गया, ये भी अलग बात है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर आने पर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक का एक रूप और कौन सा होता है? तात्कालिक क्रिया। जैसे वह नहाते ही आ जाता, तब क्या हो जाता? तात्कालिक क्रिया। नहाते ही मंदिर गया। ये पढ़ ही रहे हो या कभी मंदिर जाते भी हो? है? अरे मंदिर मस्जिद में भी जाया करो, कभी थोड़ा वो टाइम दिया करो, जरूरी होता है। जाते हो? हैं? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मंदिर तो मंदिर ही होता है। देखो, जिस प्रकार से पढ़ने के लिए विद्यालय उपयुक्त स्थान है, वैसे ही भगवान अल्लाह ईश्वर को जानने के लिए देवालय
चाहे वो किसी भी रूप में है, वो उचित स्थान है, ये इससे फायदा है। अब कोई आलसी है वो तो भाई वो अलग चीज है, क्योंकि मंदिर जाना पड़ेगा तो चलना भी पड़ता है, ठीक है ना, और कदे कदे गोजी का भी हाथ करना पड़ जाए, ये भी तो है ना, क्योंकि वहां तो ये काम है, वहां तो ये काम अपने मंदिरों में तो ये करना पड़ेगा आपको। तो मंदिर का महंत या पुजारी बनना है, वो भी मतलब इस तरह का एक धंधा है कि उसमें लगता कुछ भी नहीं है। पुजारी प्रसाद भी अपनी तरफ से थोड़ी मारता है, जो दूसरे दे के जाते हैं उसमें से भी कुछ न कुछ रख लेता है। ये अलग बात है कि पुजारी की पूरी फैमिली है वो डायबिटीज से पीड़ित है, ये अलग बात है, उनको ध्यान रखना चाहिए। इनमें से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है? छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, तो क्रिया तो यही है, हंसा आक्रमक है। इसके बीच में चाहे कुछ भी हुआ, हमें क्या मतलब है, हमें समाप्ति का ही देखनी है। फिर देखो, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाना क्रिया क्या है, उड़ाना। और ये दौड़ना, दौड़ रहे हैं, ये टहलना। अब आप बताओ, आपने अगर मान लीजिए नोट्स पढ़ रखे हैं या आपको जो लिखवाया है वो आपने पढ़ रखा है, तो इसमें से 3 उत्तर आए, एक नहीं आया, ऐसे वैसे आ गए। जैसे हंसना आ गया और दौड़ना आ गया और टहलना आ गया, केवल उड़ाना नहीं आया। ये मैंने उड़ना ही बताया था, लेकिन एक चीज इसमें मैंने आपको बताई थी कि उड़ना है, इसका जो स्वरूप होगा उड़ाना, इसमें ये दूसरे नंबर पर आ की मात्रा आ गई, तो ये क्रिया है वो क्या बन जाती है, सकर्मक। ये सकर्मक क्रिया है, वो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे छत पर क्या उड़ा रहे हैं, पतंग। क्या का उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखो, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक सकर्मक पर ही क्रिया में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा, उड़ रहे हैं, उड़ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बाकी सभी क्या है, सकर्मक की क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी में ऐंठ रहा है, रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो, देखो बालक शाम को खेलते हैं, समय आ गया ना, तो ये है तो सकर्मक खेलना, लेकिन यहां आक्रमक के रूप में प्रयुक्त हुई है। खेलना आक्रमक और सकर्मक दोनों हो गए ना, ये मैंने आपको लिखवाया भी था वाक्य। दूसरा देखो आप कि बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, तो ये भी आक्रमक है, 2 तो छंट गए ने। अब हमारे पास बच गए ये 2। ये ऐंठना मैंने आपको जो दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं, आक्रमक और सकर्मक, उसमें लजाना, ललचाना, खुजलाना, ये तो बता दिया था, लेकिन ऐंठना नहीं बताया। ये भी महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको पूरा करने के लिए जो है ना वो टेस्ट लिया जाता है या आपको प्रश्न बताए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐंठना शब्द है, ये उभय क्रिया है, यानी सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। यहां देख रहे हो आप, पानी में रस्सी ऐंठती है, तो यहां ऐंठने का संबंध रस्सी से है, कर्ता से जिसका सीधा संबंध होता है वो अकर्मक क्रिया है। ये तो रस्सी स्वयं ऐंठ रही है, और यहां क्या है, जैसे नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, तो नौकर क्या ऐंठ रहा है, रस्सी। क्या से आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, रस्सी, नौकर रस्सी को ऐंठ रहा है, ये मान लो आप, ठीक है ना। जैसे अध्यापक के बच्चे के कान ऐंठ रहा है, कान तो ऐंठेड़ा होगा ही, थारा वो शायद ही कोई यहाँ को है कि शिक्षक या बहन जी कदे कान पकड़ो ही नहीं हुआ है, ऐको है कि कोई स्कूल टाइम में पहली क्लास में दूसरी में कदे भी कान पकड़ो ही नहीं हुआ है। हाँ, रोज को कोई काम हो लगभग, लेकिन फिर भी आप मान्य नहीं, ये देखिए आप। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आगे देखो, निम्न में से प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थ क्रिया, नहलाया, नहाया, नहलवाया, नहलाए। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? तो इसमें प्रेरणार्थ, ये प्रश्न, क्योंकि आरपीएससी में भी क्या है कि 1-2 प्रश्न है, वो 1-2 की बात नहीं है, दाई में जाती है संख्या,
कई बार डिलीट होने की, तो ये डिलीट है ये प्रश्न क्या हुआ, डिलीट। क्योंकि ये देखिए आप नहलाया हो गया ना, तो जैसे मां ने बच्चे को नहलाया, तो मां थोड़ी ना आई, बच्चे को नहलाने के लिए प्रेरित किया, तो ये नहलाया तो है कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक, और नहलवाया है ये क्या है, हाँ, मां ने नौकरानी से बच्चे को नहलवाया, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो यहां अगर ये दे देते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक, तब इसमें नहलवाया हो जाता। हालांकि उन्होंने उत्तर यही मानना है। मान लीजिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया, ये मान लेते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेरणार्थ क्रिया पूछ लिया तो द्वितीय प्रेरणार्थ को प्रायोरिटी दोगे, वहां आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, द्वितीय प्रेरणार्थ, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा विकल्प सही नहीं है, विकल्प पूछा है। मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थ क्रिया है, तो ये तो है, हो गई ना, क्योंकि मुकेश स्वयं खाना नहीं बल्कि किसी दूसरे से पकवाता है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, आक्रमक, ये जब कोई भी मुख्य क्रिया के साथ न आए तो ये आक्रमक होता है। होना हमेशा आक्रमक है। देखो क्रिया की परिभाषा को देखिए आप, जिन शब्दों में कार्य का होना या करना पाया जाए, तो होना है वो आक्रमक है और करना है वो क्या है, सकर्मक है। तो होना में है आ गया, होना का ही तो परिवर्तित रूप है, होगी, ये सारे इसमें आएंगे। तो ये जो है ना वो आक्रमक क्रिया है, ये सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये आक्रमक नहीं है, क्योंकि पकड़वाया है वो प्रेरणार्थ क्रिया है, और हमें पता है कि प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है, सकर्मक। तो इसलिए यहां विकल्प सही नहीं है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक है। माधुरी क्या पढ़ती है, पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से आक्रमक क्रिया का उदाहरण है। आक्रमक क्रिया का उदाहरण, सीता पोशाक सिलवा रही है, क्या सिलवा रही है, पोशाक। उत्तर आ गया क्या का, ये तो सकर्मक है। दूसरा देखो, लक्ष्मण कुमारे में खेल रहा है, किस में खेल रहा है, हाँ ये एक कमरे है। चलो मिस प्रिंटिंग भी पेपर में हो जाती है, कमरे में खेल रहा है। एक बार छोड़ देते हैं इसको। लता ने क्या बनाई, चाय। हरीश दौड़ रहा है, तो एक ये दौड़ रहा है, ठीक है। अब यहां दो में आक्रमक की बात आ गई, ये तो नहीं होंगे ऐसे, मतलब प्रश्न करते हैं भाई, प्रश्न पत्र बनाने वाले हम तो खुद है नहीं, कोई दूसरा ही तो है, हाँ, तो उसके केमिस्ट्री वो मैच करनी चाहिए। तो यहां आप देख रहे हो कि लक्ष्मण कमरे में खेल रहा है, यहां खेलना है वो सकर्मक क्रिया तो होती है, लेकिन इस वाक्य में आक्रमक है, कमरे में खेल रहा है। यहां क्या और किसी का उत्तर नहीं आएगा, लेकिन यहां कर्म की संभावना है। जैसे लक्ष्मण कमरे में लूडो खेल रहा है, तो लूडो है वो क्या हो जाएगा, क्या का उत्तर हो जाएगा, यानी यहां संभावना है। लेकिन इसमें तो सीधा सीधा ये आपको बताया हुआ है कि दौड़ना है वो कौन सी क्रिया है, आक्रमक है, तो उत्तर क्या करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न है वो बाद में डिलीट करवा देंगे अगर आप आपत्ति लगाओगे तो। आपत्ति लगाने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 100 रुपये देने पड़ते हैं ना, एक प्रश्न के 100 रुपये। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अगर कन्फ्यूजिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगेगी, उससे फायदा होगा। तो आप अगर आपत्ति लगाओ तो 1 रुपये में लगा दो तो भी फायदा ही है, 1 रुपये में तो फायदा ही है। ये एक नया ट्रेंड है आजकल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है, आपको नहीं पर ध्यान देना है। जब भी नहीं आ जाए किसी प्रश्न में तो क्रॉस लगा लें, पहले क्रॉस लगा लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। वह बहुत थक गया है, भली भांति नाच लेगा, मैं अभी अभी गया है, वह खा लेगा। यह है के स्थान पर हूं है। अब ये देखो, थक जानना संयुक्त क्रिया, अब संयुक्त क्रिया नहीं है ये पूछा है। नाच लेना संयुक्त क्रिया है, ऐसे देखो खा लेना संयुक्त क्रिया है, तो कौन सा होगा, सी।
मैं अभी अभी गया हूं। हालांकि ये वाक्य पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन इसमें उत्तर यही होगा। निम्न में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण, दो कर्म। राधा ने श्याम को गाड़ी बेच दी। राधा ने श्याम को क्या बेच दी? गाड़ी। राधा ने गाड़ी किसे बेच दी? दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए। दोनों के उत्तर आएंगे, वो द्विकर्मक है। शीला ने मोहन को किताब दी, ये भी द्विकर्मक माननी पड़ेगी हमें। राजेश ने सोहन से मकान खरीदा, ये भी द्विकर्मक है। मदन बहुत बूढ़ा है। मदन बहुत बूढ़ा है, ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया ही है, क्योंकि इसमें क्रिया है वो केवल है। केवल है या था, अकेला ही जब क्रिया हो तब वो क्या होती है? अकर्मक। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से संबंधित 50 प्रश्न थे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न है वो सोल्व करें। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व करने, पहले टॉपिक को पूरा पढ़ना है, फिर प्रश्न सोल्व करने, जहां दिक्कत आए वहां आपको पूछना है, और पहले जो आपने लिखा है उसमें देखना है। अगर फिर भी उत्तर नहीं मिले तो फिर आप दूसरे दिन क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।